याद कीजिए ऑक्सीजन सपोर्टेड सिस्टम हमारे पास कुछ हजारों में था। याद कीजिए हम दवाई हमारे पास थी ही नहीं, मास्क हम नहीं बनाते थे, लेकिन 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर डे 5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बनाने का तय करके उसको पूरा किया। लाखों में आईसीयू बेड्स बने, लाखों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स तैयार हुए, हॉस्पिटल्स बने, 1500 से ज्यादा पीएसए प्लांट्स लगाए गए, और मैं नंबर अभी मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 9000 ट्रेनों को चलाकर 37,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन देश के कोने कोने तक पहुंचाया, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया। यह है सेवा के बाद का सुशासन। आप देखिए, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 22-25 साल लग गए। इस देश में स्मॉल पॉक्स को नेशनल प्रोग्राम बनने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस को नेशनल प्रोग्राम बनने में 100 साल लग गए। इस देश में अन्य बीमारियों के लिए दवाइयों का इजाद करते करते 25 साल लग गए, और बड़े फख्र से कहते थे ये प्राइवेट में मिलती है दवा, अगर हिम्मत है तो खरीद लो। ऐसे में आपको जानकर आप याद रखिए मेरे आंकड़ों को। 20 जनवरी 2020 को पहला केस डिटेक्ट हुआ था कोरोना का। 20 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया था, और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है एक इंजेक्शन लगाने में कितना समय और किसको कितनी डोज लगेगी, इसको पहले कौन सी डोज लगी है, इसको सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा। ऐसे में भारत के सुशासन का नतीजा आप समझ लीजिए, 220 करोड़ डोज, डबल डोज विथ बूस्टर, और वो भी मुफ्त लगा करके इस देश को सुरक्षा कवच पहनाया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहनाया सुरक्षा कवच। आज आप लोग कोई मास्क नहीं लगा रहे हैं, सब नजदीक बैठे हैं, 220 करोड़ डोज लगा करके। और अब आप याद करो ऑपोजिशन को, ये मोदी टीका है, आप भूल गए, ये मोदी टीका है। हम जानवर नहीं हैं, बिना ट्रायल के हम लगाएंगे नहीं। वैसे हमेशा ट्विटर पर मिलते हैं, पर डोज चुपके लगा बैठे, तब नहीं आए ट्विटर पर। यह है ऑपोजिशन। और मेरे को मिले तो मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा, ये हिसाब। और 220 करोड़ डोज लगा है। आप देखिए अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो आपको कोरोना के टीके का कागज में सर्टिफिकेट मिलेगा, और भारत में आपको आपके मोबाइल पर सर्टिफिकेट मिलेगा। यह डिजिटल इंडिया है, यह है सुशासन, यह है सुशासन का तरीका। यूक्रेन की लड़ाई हुई, आप बताइए कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने एक साथ एक वक्त में पुतिन से बातचीत की, एक साथ एक वक्त में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, और युद्ध को रुकवाया, और 22,000 बच्चे तिरंगा झंडा लेकर के वापस आए, तिरंगा झंडा लेकर के वापस आए। और तो और कई दूसरे देश के भी बच्चे भारत का तिरंगा देश का झंडा लेकर के आ गए। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, वो भी तर गए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यहां से कैबिनेट मंत्री भेजे बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर कैबिनेट मंत्री भेज करके वीजा लगवा करके, और उनकी सुरक्षा में, उनके देखरेख में भारत के बच्चों को वापस दिल्ली पहुंचाया गया। यह हमको समझने की बात है। आप बताइए लेबनान से हमारी बहनों को निकाल करके लाए थे कि नहीं लाए थे मोदी जी? आप बताइए यमन से निकाल करके लाए थे कि नहीं लाए थे? आपने अफगानिस्तान की वो तस्वीर देखी है ना कि उड़ता हुआ एरोप्लेन में लोग लटके हुए हैं,
वहां से भी सुरक्षित भारत के लोगों को यहां से जहाज भेज करके लाए कि नहीं लाए प्रधानमंत्री मोदी जी? यह है सुशासन, यह है प्रोएक्टिवनेस, यह है प्रशासन को दे। आप देखिए, अभी अभी मैं भूल गया उसका नाम, जो अभी तूफान आया, नाम हाँ, बिपरजॉय। तो वो जो आया, आप देखिए कि हफ्ते भर पहले से प्रधानमंत्री जी की बैठकें शुरू हो गई, मुख्यमंत्री जी को बैठक में शामिल किया गया, अध्यक्ष जी शामिल हुए, तैयारियां शुरू हुई, गृह मंत्री जी शामिल हुए, सारा एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हुआ। मुझसे ज्यादा आप बता सकेंगे, लेकिन कितनी गहराई से तैयारी हुई, कितनी दूर तक की तैयारी हुई, बताइए। सबको सुरक्षित स्थान पर लाया गया कि नहीं लाया गया? सबको पहुंचाया गया कि नहीं? दवाइयां दी गई कि नहीं? विपरीत परिस्थिति में अगर माचिस की जरूरत हो, मोमबत्ती की जरूरत हो, यहां से लेकर दवाई की जरूरत हो, भोजन की जरूरत हो, सारी व्यवस्थाएं की कि नहीं की गई? और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया कि नहीं बचा लिया गया? यह है सुशासन, यह है प्रोएक्टिवनेस। इसको हमको समझना होगा। और जब हम इन सारी बातों को करते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हमको आत्मनिर्भर ध्यान में आता है। आज जब हम कोरोना की दवाई की बात करते हैं तो हम आत्मनिर्भर हो गए, और हम आत्मनिर्भरता से, आपको जानकर खुशी होगी कि कोरोना वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को भारत ने दवाई पहुंचाई, वैक्सीन पहुंचाई, और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई है। यह भारत का स्थान है। यानी अब भारत लेने वाला नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बन गया। यह भी हमको समझना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो डिफेंस में 70,500 करोड़ रुपए का जो डिफेंस के सामान खरीदे जा रहे हैं, वह इंडियन इंडस्ट्रीज, उसमें से 99% इंडस्ट्रीज भारत की है जो उसको सप्लाई कर रही है। यानी हम इंडिजिनस हो गए। अगर हम बात करें कि इंपोर्ट जो 70% होता था, अब वो सारे का सारा बंद होकर के अब हम उसको अपनी दृष्टि से करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आप सब लोग बैठे हैं, मैं आपके सामने कुछ तस्वीर ठीक करना चाहता हूं। ये ठीक है, लोग महंगाई की चर्चा करेंगे। ये भी ध्यान में रखिए कि दुनिया में, बताइए, कोरोना का असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? मंदी आई कि नहीं आई? आप बताइए, कोरोना के असर से इकोनॉमी को अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? यूक्रेन की लड़ाई से सप्लाई चेन रुकी कि नहीं रुकी? मुसीबत आई थी कि नहीं आई थी? अमेरिका से लेकर के सभी देश मुसीबत में थे कि नहीं थे, और हैं कि नहीं है? ऐसे में भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और मॉर्गन स्टैनली कहता है कि अगर कोई आर्थिक जगत में उज्जवल भविष्य है तो वो भारत का है। भारत ब्राइट स्पॉट है। और मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। उन आंकड़ों से आप समझिए। अगर मैं जीडीपी की बात करूं, ग्रोथ रेट की बात करूं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी ग्रोथ रेट ऑस्ट्रेलिया का 2.2% है, जर्मनी का 2.6% है। अगर पत्रकार हो तो नोट कर लें। साउथ कोरिया का 4.1% है, कनाडा 4.5% पर खड़ा है, ब्राजील 4.6% पर खड़ा है, साउथ अफ्रीका 4.9% पे खड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स 5.9% पर खड़ा है, फ्रांस 6.8% पर खड़ा है, और भारत 8.7% पर खड़ा है। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स 4.9% पर खड़ा है। यहां की महंगाई 4.9% है। फ्रांस की 5.1% है, यूरोप की 6.1% है, ऑस्ट्रेलिया की 7% है, इटली की 7% है, यूनाइटेड किंगडम की 8.7% है, और भारत सबसे नीचे 4.25% पर खड़ा है। ये जो हमारे लोग खाद्य सामग्री की बात करते रहते हैं ना, ये जो भाई बहन है ना, पढ़ते लिखते कम है, इनका पढ़ाई लिखाई से वास्ता कम होता है, जानकारी कम होती है। ये ठीक है, हम सब लोग संवेदनशील हैं महंगाई के प्रति, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, खाद्य सामग्री में यूनाइटेड स्टेट्स, यहां महंगाई खाने की सामग्री की 6.7% है,
यूनाइटेड स्टेट्स में। फ्रांस में 14.3% है खाने की सामग्री की महंगाई। जर्मनी में 14.5% है, 14.5%। यूरोपियन यूनियन में 16.41% है महंगाई खाने की सामग्री में, और स्वीडन में 16.8% है। यूनाइटेड किंगडम में खाने की महंगाई 19% है। पाकिस्तान में 48.65% है, और भारत में 2.9% है। यह हमको समझना। आप देखिए, यूरोपियन यूनियन 16%, यूनाइटेड स्टेट्स 6%, फ्रांस 14%, पाकिस्तान 48%, इंडिया 2.9%। यह हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, किस तरीके से, और जब यह कोरोना आया था तो सब रेवड़ियां बांट रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे थे, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से कोई भूखा न रह जाए, इसकी चिंता कर रहे थे। ये आर्थिक बुलंद फैसलों का नतीजा है, और आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इसको गहराई से समझना जरूरी है कि नेता की नीति से और नीयत से कितना फर्क पड़ता है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और उसका जीता जागता प्रमाण हमारे पास आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मित्रों, 9 साल पहले जब हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बात करते हैं, तो 9 साल पहले भारत आर्थिक जगत में, आर्थिक अर्थव्यवस्था में हम 11वें नंबर पर खड़े थे। और आज जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वीं नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं, 5वीं नंबर की। और आज ऋषि सुनक, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, वो कहता है समय दूर नहीं है जब भारत 3री नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। ये वो कहते हैं। अभी 470 एयरबस और बोइंग का ऑर्डर दिया। अब सोच सकते हैं भारत कहां जा रहा है। ये हवाई जहाज का ऑर्डर कब होता है? जब भारत में उड़ने वाले लोग, हवाई जहाज पर बैठने वाले लोग पोटेंशियल हुए हैं, तभी ऑर्डर जाता है। ये इकोनॉमी के साइज को समझिए। और मैक्रोन, फ्रांस के नेतृत्व करने वाले, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साइनिंग के समय रहते हैं। हमारे जो बाइडेन कहते हैं कि हमारे 40 स्टेटों में हमको 10 लाख लोगों को नौकरी देने का मौका मिलेगा और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट होगा। हमारे ऋषि सुनक कहते हैं, जो रोल्स रॉयस की इंजन देने वाले हैं 470 एयरबस को जो ऑर्डर दिया गया है, वो कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल बी नाउ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये हमारी परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। अगर हम बात करें कि हमारे को आज सारे इकोनॉमिस्ट और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर के सब कह रहे हैं कि बैंकिंग को ट्रैक पर लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज बैंक्स वापस आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हमारा 70,000 करोड़ रुपए का हो गया है। मोबाइल जो आप सबके हाथ में होता है, 9 साल पहले यही मोबाइल, ये मोबाइल हम सबको, ये 92% मोबाइल विदेश से आता था, 92%, और जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा था चाइना का। आज भारत 97% ऑफ मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। यह परिस्थिति आ गई है। और एप्पल भी अब यहीं बनने लग गया है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इस बात में 4थे नंबर से हम 2रे नंबर पर आ गए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलौनों के बारे में कहा था मन की बात में कि भारत में खिलौनों को बनाने को प्रमुखता देनी चाहिए और आपको खरीदने में प्रमुखता देनी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? आज भारत, पहले हमारे गणेश जी भी चाइना से आते थे, आज भारत टॉय इंडस्ट्री में 3रे नंबर पर खड़ा है एक्सपोर्ट में। यानी हम अपने नेशन की कंजम्पशन तो पूरा करते ही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में भी। और उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स में हमारा प्रोडक्शन और इंपोर्ट हमारा 138% बढ़ा है। यानी दुनिया की फार्मेसी अगर बनी है तो भारत बनी है, और उसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आज अमेरिका में अगर कोई 5 गोलियां खाता है तो उसमें से 1 भारतीय गोली भी खाता है। ये आज हमारी इंडस्ट्री की स्थिति हो गई है।
और उसी तरीके से आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक के बाद IMF ने कहा कि भारत की गरीबी 22% से घट के 10% हो गई और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, ये मैंने आपके सामने आर्थिक जगत की बात कही। आप पूरे डंके के चोट पर कह सकते हो कि आज भारत को मजबूती के साथ खड़ा करने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को स्थापित किया है, इसको हमको कहना चाहिए। 9 साल पहले क्या था? भ्रष्टाचारी देश। 9 साल पहले क्या था? पॉलिसी पैरालिसिस वाला देश। 9 साल पहले को अब क्या था? मालूम ही नहीं था कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से चलता है या कहीं और से चलता है, कोई पता नहीं था। और आज मजबूती के साथ और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में राजनीति की प्रधानमंत्री जी ने डेफिनेशन बदल दी, उसकी व्याख्या बदल दी। पहले क्या था राजनीति? जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, यही था कि नहीं था? वोट बैंक पॉलिटिक्स से निकाल करके विकासवाद पर पहुंचाया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाला। वंशवाद से देश को निकाल करके अगर विकासवाद के साथ जोड़ा तो आदरणीय मोदी जी ने किया। अगर ये डिवाइड एंड रूल से निकाल करके रिपोर्ट कार्ड की राजनीति तक पहुंचाया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया। आज नए डेफिनेशन, मुझे बड़ा हंसी आती है जब मैं कांग्रेस के नेताओं को भी देखता हूं, हम ये करेंगे आपके लिए, गारंटी, फलाना ढमकाना। अपनी गारंटी है नहीं, दूसरों की गारंटी ले रहे। तो ये जो हमको देखने को मिला, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, इसने हमारे राजनीति की संस्कृति को बदल डाला है। मित्रों, अभी भूपेंद्र जी भी, हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भी चर्चा कर रहे थे। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी पीछे जापान गए तो जापान में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिले। शब्दों को ध्यान में लीजिएगा। Mr. Modi, we are anxiously waiting for you. You will be coming next month to India, to America. There is a complaint coming against me. मतलब जो बाइडेन के खिलाफ एक कंप्लेंट आ रही है that you are not inviting us to the state dinner which you are serving to, which you are hosting to Prime Minister Modi. हमको भी बुलाओ। निमंत्रण के लिए सिफारिशें लगी हुई हैं और इस तरीके से मोदी जी को निमंत्रण देते हुए जो बाइडेन साहब कहते हैं, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मोदी जी यू आर दी बॉस, यू आर दी बॉस। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पांव छू करके अभिवादन करते ये मेरे प्रधानमंत्री नहीं, ये मेरे गुरु हैं। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री फ्लाई करके सिडनी में आता है, ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए। और उसके साथ साथ देखें, कोई कह रहा है मोदी यू आर दी बॉस, हमारे ग्लोबल, कोई कह रहा है मोदी यू आर दी ग्लोबल लीडर, कोई कह रहा है कि यू आर दी चीफ रिफॉर्मर इन चीफ, कोई कह रहा है आई एम योर फैन। ये दुनिया में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कहा है, लेकिन दुख के साथ जब ये दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि बनती है तो हमारे कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठता है, यहां मरोड़ उठता है, पचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। ये पहचानते नहीं है कि मोदी जी की तारीफ हो रही है तो भारत का स्थान बन रहा है, भारत आगे जा रहा है और इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग अपने तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर ये बौखला जाते हैं, कोई बिच्छू नाम देते हैं, कोई सांप बोलते हैं, कोई चाय वाला बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मोदी जी के साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार जुड़ा है और वो ताकत लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये राहुल गांधी गए और लंदन में कहने लगे प्रजातंत्र खतरे में है। अरे तुम्हारे जैसे को सह रहे हैं, इससे ज्यादा प्रजातंत्र कितना मजबूत हो सकता है? आपके जैसे को हम सह रहे हैं जो देश की आधी आबादी को गाली देता हो, जिसको जेल से प्रताड़ना मिली हो, जिसको जेल से सजा सुनाई गई हो, और जो जिस तरीके का शब्द बोलता और हाई कोर्ट और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए,
ऐसे लोग जाके बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ये भूल जाते हैं कि तेरी ही दादी थी ना जिसने 1,50,000 लोगों को 19 महीने के लिए मीसा और DIR में जेल में बंद किया था। किस मुंह से तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो? और कहां कर रहे हो? इंग्लैंड में, जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया। ऐसे देशभक्त हैं, ये मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, ये नफरत का मेगा मॉल खोल के बैठे हैं। ये हमको समझना चाहिए। जो ये बोले कि देश की आधी आबादी हमारे ओबीसी भाइयों को गाली दे, कोर्ट बोले वापस लो, वापस न ले, रस्सी जल जाए पर बल ना जाए, ऐसा अहम, और वो ओबीसी के नाम पर लोगों को इस तरीके की बात कहे और वो मोहब्बत की दुकान खोले। मैं उनकी मोहब्बत की स्टोरी बताऊं आपको। आप बताइए, JNU में नारे लगे कि नहीं लगे? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लगे कि नहीं लगे? JNU में नारे लगे कि नहीं? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, लगे कि नहीं लगे? अफजल कौन था? पार्लियामेंट हाउस के अटैक का मास्टरमाइंड। उसको सजा किसने सुनाई? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। सजा किसने माफ नहीं की? भारत के राष्ट्रपति उस समय के आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने। यानी कातिल हो गए सुप्रीम कोर्ट का जज, कातिल हो गए प्रणब मुखर्जी, और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बताइए, राहुल गांधी दूसरे दिन इनके साथ खड़ा मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? ये मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, ये देशभक्त हैं, ये नफरत का मेगा मॉल खोल करके बैठे हैं। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं गुजरात के विकास की, बहुत सी बातें हो गई हैं, लेकिन अभी अमेरिका जब गए थे तो माइक्रोन्स की टेक्नोलॉजी आपको मिली है, और मुझे बताया गया है कि अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर्स का एक फैक्ट्री लगेगी, और उसी तरीके से उसमें 6,770 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गूगल आपके यहां 82,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, 82,000 करोड़ रुपीस, और वो हमारा ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशंस का सेंटर बनाने वाला है गिफ्ट सिटी में। सेंट्रल के जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मालूम ही है। एक्सप्रेस हाईवे, भारतमाला, हमारा अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक, फिर उसी तरीके से 4 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवेज, ये सब काम जिस तीव्र गति से चल रहा है और उसको आगे बढ़ाया गया है, चाहे रेलवेज हो चाहे एयरवेज हो। अब अगर 75 एयरपोर्ट बने हैं, 75 एयरपोर्ट बने 75 साल में, और 74 एयरपोर्ट बने 75 साल में, और 74 एयरपोर्ट बने 9 साल में, और 9 साल में भी 8 एयरपोर्ट आपके यहां दिए गए। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी मैं आपके सामने बताऊंगा। मित्रों, अगर मैं बात करूं तो हमारे राजकोट के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 1200 करोड़ रुपए का वो बना। मेडिकल कॉलेजेस, आज गुजरात में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन गया है कि नहीं बन गया है? उसको बढ़ाया जा रहा है कि नहीं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर, वो भी, मतलब WHO भी दुनिया में अगर उसने कोई वर्ल्ड हेल्थ ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर बनाया है तो वह भी गुजरात में बनाया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसको आगे बढ़ाया है। हमारे एशिया का फर्स्ट सोलर प्लांट गुजरात में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्रोग्राम गुजरात में, ड्रग पार्क भरूच में बनने का तैयारी हो रही है 2,500 करोड़ रुपए की दृष्टि से। ये सारे विकास के आयाम तो एक तरफ है ही हैं, लेकिन गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, इनका भी सशक्तिकरण हुआ है। और जिसके बारे में अभी आपके सामने उन्होंने सारी स्कीमें पढ़ दी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री, आपने सुना, एक श्रृंखला उन्होंने पढ़ी। ये सब गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, सबको मजबूती प्रदान करने वाले योजनाएं हैं। लेकिन मैं कुछ आपके सामने 1-2 उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। मैंने अभी गोधरा में भी उसकी चर्चा की, पंचमहल में भी चर्चा की। ये जो आवास योजना है ना मित्रों, हमेशा याद रखना कि
जब तक आपको अंधेरे का अंदाज ना हो, उजाले का मजा नहीं ले पाते हो। अगर उजाले का मजा लेना है तो अंधेरे को पहचानो। मैं 1993 में विधायक बन गया था और मेरा वीडियो मेरे पास आया करता था और कहता था कि आपको एक खुशखबरी सुनानी है। वीडियो मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो क्या कहता था कि आपको इस साल एक पंचायत में एक घर इंदिरा आवास योजना में अलॉट हुआ है। एक पंचायत में एक घर इंदिरा आवास योजना में अलॉट हुआ है, बताइए इसको किसको दें। मैं कहता था भैया आप ही बांट लो किसको, मैं तो दे नहीं पाऊंगा। एक अनार 100 बीमार कैसे दूं, कैसे होगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बनाए हैं। 4 करोड़। 2 कमरों का पक्का मकान, 1 रसोई विथ गैस, 1 शौचालय विथ कोर्टयार्ड और उसके साथ साथ घर के मालिक को मालकिन बनने का अधिकार भी दिया है। और गुजरात में 16 लाख मकान बने हैं। ये आप ध्यान में रखिए। अगर मैं स्वच्छता अभियान की बात करूं तो स्वच्छता अभियान की दृष्टि से देखिएगा तो 11 करोड़ इज्जत घर बने। 11 करोड़। मैं महिला बहनों के लिए विशेष करके बताना चाहता हूं, हम सब लोग राजनीति में लंबे समय से हैं। हम लोग देखते थे कि किसी भी गांव से गुजर जाओ, सुबेरे और शाम महिलाओं के झुंड अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे। कोई सुरक्षा नहीं थी। क्या परिस्थिति थी और संख्या क्या थी? 11 करोड़, 11 करोड़। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर देकर के इज्जत देने का काम किया, उनकी डिग्निटी को रिस्टोर किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और 42 लाख इज्जत घर गुजरात में भी बने हैं। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की, यहां सब बैठे हैं, हम लोग सबको चिट्ठियां लिखते थे, मुख्यमंत्री जी इनके बाईपास होना है, कृपया 1.25 लाख देने की अनुकंपा करें, अनुशंसा करें। इनका किडनी का ऑपरेशन होना है, 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा करें। कभी मुख्यमंत्री जी 5 में से 3 लाख देते थे, 2 लाख देते थे, बाकी देखते थे हम लोग कैसे करेंगे व्यवस्था। आज मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% की आबादी। और आबादी में कौन? गरीब लोग। कौन लोग? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, बस का को साफ करने वाला, ट्रक को साफ करने वाला, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बार्बर जो बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया तो आदरणीय मोदी जी ने दिया।